नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक कंपटीशन बाय सुबीके में। और आप सभी को पता है कि हमने हिंदी की प्रैक्टिस सेट शुरू किए हैं, जिसमें हमने कुछ वीडियो अपलोड कर दिए हैं, है ना। और आज जो अपना पार्ट होने वाला है ये है भाषा, बोली, लिपि और विभाषा से संबंधित। तो आप सभी ने अगर सिलेबस नहीं देखा है तो एक बार सिलेबस देख लें। आज अपन शुरू करने वाले हैं हिंदी का पार्ट 3। और पहले पार्ट में हमने हिंदी का विकास, हिंदी दूसरे में हिंदी का इतिहास और तीसरे में लेकर आए हैं भाषा, बोली, लिपि एवं विभाषा। तो ये पार्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहले हम आपको भाषा और बोली के बारे में बताएंगे, फिर इनके बहुत सारे MCQ लगाएंगे। इसके बाद फिर अपन लिपि और विभाषा के बारे में पढ़ेंगे और फिर इनके MCQ लगाएंगे। पहले अपन डिटेल पढ़ेंगे, फिर उनके MCQ लगाएंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण MCQ लाए हैं जो परीक्षा उपयोगी काफ़ी शानदार होने वाले हों, और यहाँ से 1-2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो जिस भी भाई दोस्त ने अभी तक लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक बार ज़रूर कर लें। और हम अगर बोलेंगे तो आप लिख नहीं पाओगे, तो हम आपके लिए नोट्स लाए हैं, तो इनको आप स्क्रीनशॉट करके या वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, या स्क्रीनशॉट लगा लो फिर इसे लिखो। लेकिन लिखना ज़रूरी है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि ये अपना जो भाषा खंड है, इसको पढ़ने के साथ साथ MCQ भी लगाना है। अगर हम डायरेक्ट MCQ लगवाते तो दिक्कत आती है ना। तो पहले अपन थोड़ा समझें जी क्या होती है। पहले अपन देखें भाषा क्या होती है अच्छे से शानदार तरीके से। तो शुरू करें, है ना। शुरू करते हैं, शुरू करें कि भाषा क्या है। तो किसी एक व्यक्ति के भाव विचार व अभिव्यक्ति को दूसरे तक तथा दूसरे व्यक्ति के भाव विचार व अभिव्यक्ति को पहले व्यक्ति तक पहुंचाना जो एक माध्यम होता है, उस माध्यम को ही कहा जाता है भाषा। अगर देखें कभी क्वेश्चन पूछा जाए भाषा किस धातु से मिलकर बना हुआ है, तो भाषा भाष धातु से मिलकर बना हुआ है। और इस भाष का अर्थ क्या होता है? कहना। क्या होता है? कहना। तो हमें उम्मीद है कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अगर मेहनत आपको दिख रही हो तो। नहीं तो नहीं कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो भाषा भाष धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है कहना। इसके बाद अपन थोड़ा आगे देखें कि भाषा के कितने रूप होते हैं। तो बात की जाए तो भाषा के 2 रूप होते हैं। एक होता है जिसे कहते हैं मौखिक रूप, और एक कहते हैं लिखित रूप। अब ये मौखिक और लिखित क्या होता है? तो मौखिक भाषा का वह रूप होता है जिसका ना तो कोई क्या होता है चिन्ह, और ना ही उसकी क्या होती है व्याकरण। वो भाषा का कौन सा रूप कहलाता है? मौखिक रूप। और जिसका अपने आप में चिन्ह व व्याकरण होता है वो कहलाता है भाषा का लिखित रूप। तो आई होप आप सब भाषा समझे होगे, भाषा के रूप समझे होगे। इसके बाद थोड़ा सा अपन समझते हैं बोली क्या होती है। तो बोली भाषा का वह रूप होता है जिसके जन्म की कोई जानकारी नहीं होती, हमें पता नहीं होता है कि बोली कहाँ से आई है। तो जिसके जन्म की कोई जानकारी नहीं होती, अर्थात जो कुछ भी हम समाज में या फिर एक दूसरे व्यक्ति से सुनते हैं, यानी आमजन अपनी सुविधा के अनुसार जिस भाषा को गढ़ लेते हैं, यानी आपने जिससे जो सुना वही आपकी वो क्या कहलाती है, वो बोली का स्वरूप बन जाता है। यहाँ से कुछ फैक्ट आते हैं कि बोली के महत्वपूर्ण तत्व और क्या हो सकते हैं। तो ध्यान से सुनना। बोली का क्षेत्र जो होता है काफ़ी सीमित क्षेत्र होता है। बोली एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, तो इसका एक क्षेत्र कैसा होता है? सीमित होता है। बोली की कोई व्याकरण नहीं होती है, क्योंकि आमजन नेक्स्ट फैक्ट देखें तो इससे कोई साहित्यिक रचना नहीं हो सकती है। नेक्स्ट, बोली को संविधान में मान्यता प्राप्त नहीं है। इसके बाद देखें बोली को साहित्यिक, राजनीतिक व राजनीतिक रूप से नहीं बदला जा सकता है। इसके बाद देखें अगर अपन बोली की चर्चा करें तो बोली से लोकगीत और लोक कथा लिखी जा सकती है, और इससे और कुछ नहीं लिखा जा सकता मैन रूप से। और कौन कौन सी होती हैं तो वो अपन थोड़ा देखें। तो कौन कौन सी बोली होती हैं? तो एक ब्रज होती, बुंदेली होती, मारवाड़ी होती आदि। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बनारस की बोली को क्या कहते हैं? तो ये क्वेश्चन याद रखना, ये तथ्य है। बनारस की बोली को कहते हैं रसिका। किस नाम से जानते हैं? रसिका के नाम से। तो बनारस की बोली को रसिका के नाम से जाना जाता है। आगे अपन समझते हैं विभाषा क्या है ये, है ना। तो विभाषा भी पूछा जाता है। देखें
तो विभाषा क्या होती है? जब बोली का क्षेत्र सीमित ना होकर विस्तृत रूप हो जाता है तब बोली विभाषा का रूप धारण कर लेती है। देखो बोली क्या होती है? जिसका क्षेत्र कैसा होता है? सीमित, और यही क्षेत्र थोड़ा बड़ा हो जाता है, बड़े रूप में इस बोली को बोला जाता है, तो यही बोली आगे चलकर एक रूप जन्म लेती है और जिसे कहते हैं विभाषा। तो विभाषा कुछ अलग नहीं होती है, बोली का एक बड़ा रूप होता है विभाषा, है ना। विभाषा के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जिन्हें आप ध्यान से सुनिएगा। विभाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, किसकी अपेक्षा? बोली की अपेक्षा। विभाषा की व्याकरण होती है लेकिन बोली की व्याकरण नहीं होती है। विभाषा से साहित्यिक रचना होती है लेकिन बोली से साहित्यिक रचना नहीं होती है, अभी पढ़ा था। विभाषा को संविधान में मान्यता प्राप्त है क्योंकि इसका क्षेत्र बड़ा है, और बोली को संविधान में मान्यता प्राप्त नहीं है। विभाषा किसी भी रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते लेकिन बोली को बदल सकते हैं। अब कौन कौन सी विभाषा होती हैं तो इन्हें याद रखना। एक अवधी होती है, ब्रज होती है, भोजपुरी होती है और मैथिली, ये कुछ विभाषा के एग्जाम्पल हैं। तो आपको वीडियो कैसी लग रही है? वीडियो अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक प्लीज़ और सब्सक्राइब को ज़रूर करें, क्योंकि एक लाइक हमें मोटिवेट करता है बहुत ज़्यादा। इसके बाद आगे देखा जाए थोड़ा सा, तो विभाषा को कई नामों से जाना जाता है, जो पेपरों में अधिकांश आता है। तो विभाषा को किन किन नामों से जाना जाता है, ये देखें अपन। तो विभाषा को क्षेत्रीय उपभाषा कहते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य है, नोट डाउन, स्क्रीनशॉट या फिर नोट डाउन करते चलिए। इसके बाद विभाषा को परिनिष्ठित भी कहा जाता है। इसके बाद विभाषा को व्याकरणिक भी कहा जाता है, विभाषा को साहित्यिक भी कहा जाता है, और विभाषा को सुधरी कहा जाता है। इसके बाद सुगरी कहा जाता है। तो ये विभाषा के नाम है जिन्हें याद रखना। अब कभी कभी पूछा जाता है कि भाषा का सही क्रम क्या है? तो भाषा का सही क्रम क्या है? बोली, बोली का बड़ा रूप विभाषा, विभाषा का बड़ा रूप भाषा। तो याद रखना, सबसे छोटा क्षेत्र बोली का, उससे बड़ा विभाषा का, सबसे बड़ा भाषा का। अगर पूछे भाषा का सही क्रम क्या है तो पहले कौन सी? हिंदी, हिंदी के बाद बांग्ला, बांग्ला के बाद मराठी, मराठी के बाद तेलुगु, तेलुगु के बाद तमिल, फिर गुजराती, फिर उर्दू, फिर कन्नड़, फिर ओडिया, फिर मलयालम, फिर अंग्रेजी। ये भाषा का एक क्रम है, तो इसे आप याद रखें। तो हमने आपको भाषा, बोली और विभाषा तीनों समझाए हैं। अब इससे जुड़े हुए कई हम आपको एमसीक्यू करवाते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण एमसीक्यू होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हिंदी भारत की खालिस्तान भाषा है, तो कैसी भाषा है? तो आपको बताना है। तो कैसी भाषा है? संपर्क भाषा। कैसी भाषा है? संपर्क भाषा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, विश्व में कुल भाषाएं कितनी हैं? तो कितनी भाषाएं मान्यता प्राप्त है? तो कितनी है? 2796 के आसपास। तो ऑप्शन अपना दूसरा करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण चुनिंदा प्रश्न लाए हैं, और इससे बाहर आपकी परीक्षाओं में कुछ नहीं जाएगा। बस जो हम पढ़ा रहे हैं उसे विस्तार से पढ़ो, उससे संबंधित एमसीक्यू लगाओ, दोनों ला रहे हैं हम आपको, है ना। अगला क्वेश्चन, भाषा व्यक्त करने के मुख्य रूप कितने तरीके हो सकते हैं? तो भाषा को व्यक्त करने के कई तरीके हो सकते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं। कई तरीके हो सकते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, विश्व में कुल कितनी लिपियां हैं? तो लगभग कितनी लिपियां हैं विश्व में? 400 की समथिंग, यानी ऑप्शन ए पहला करेक्ट होगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी खालिस्तान लिपि में लिखी जाती है, तो आपको पता है हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी। और लिपि हम आपको अभी बता रहे हैं क्या होता है डिटेल से। तो हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो ऑप्शन थर्ड अपना करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस सेशन का क्वेश्चन नंबर 6, शब्द होते हैं, तो शब्द कैसे होते हैं? अनेकार्थी। कैसे होते हैं? अनेकार्थी। तो ऑप्शन दूसरा यहाँ पर आपको करेक्ट होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा से हमें अपमान, किस प्रकार की भाषा से अपमान मिलता है? तो समृद्ध लोकभाषा, फूहड़ की ग्रामीण। तो फूहड़ भाषा से अपमान प्राप्त होता है, ऑप्शन थर्ड अपना करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोली को खालिस्तान भी कहा जाता है, तो बोली को क्या कहते हैं? तो आपको पता है बोली को विभाषा भी कहते हैं, उपभाषा भी कहते हैं, उक्त दोनों, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बोली को, अभी अपन ने देखा था, बोली को क्या कहते हैं? विभाषा भी बोलते हैं और उपभाषा भी बोलते हैं, यानी उक्त दोनों अपने करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा खालिस्तान होती, तो भाषा कैसी होती है? परिवर्तनशील। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, बोली का क्षेत्र भाषा की अपेक्षा कैसा होता है? तो अभी बताया था बोली कैसी होती है? विभाषा या भाषा की अपेक्षा सीमित, ऑप्शन दूसरा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस सेशन का, ग्रीयसर
गियर्सन के अनुसार भारत में कुल कितनी बोलियां हैं लगभग? तो गियर्सन के अनुसार लगभग कितनी है? 400। वो सॉरी, गियर्सन के अनुसार भारत में कुल कितनी बोलियां हैं? तो कितनी बोलियां हैं? 544। ऑप्शन थर्ड अपना करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्नड़ परिवार की भाषा है। तो आपको हमने जी भारूपीय भाषा परिवार, द्रविड़ परिवार, ऑस्ट्रिक परिवार और चीनी तिब्बत परिवार, ये 4 परिवार बताए थे, है ना। तो कन्नड़ जो है ये किस परिवार की भाषा है? तो ये है द्रविड़ परिवार की भाषा। ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा खालिस्तान भाषा से उत्पन्न हुई है। तो हिंदी किससे उत्पन्न हुई? तो आपको बताया था संस्कृत से। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत से ही हिंदी भाषा उत्पन्न हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि कौन है? तो भिखारी ठाकुर, रामधारी सिंह दिनकर, विद्यापति की नागार्जुन। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए हमने इस सेशन में रखा है। तो मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि हैं विद्यापति। ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस के रचनाकार हैं। आपको पता है एक रामायण है और रामचरितमानस है। तो रामायण के रचनाकार कौन है? वाल्मीकि। लेकिन रामचरितमानस के कौन है? गोस्वामी तुलसीदास। ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने काव्य में कौन सी भाषा का यूज किया है? तो अपने काव्य में उन्होंने अवधी भाषा का यूज किया है। ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा ब्रज भाषा से बहुत कुछ मिलती जुलती है। तो ऐसी कौन सी भाषा है जो ब्रज भाषा से मिलती जुलती है? तो वो कौन सी है बताना है आपको। तो वो है मागधी। ऑप्शन सेकंड अपना करेक्ट होगा इस सीरीज का। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, बुंदेलखंड की बोली कौन सी है? तो बुंदेलखंड में कौन सी बोली जाती है? सभी को पता है, बुंदेली। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, लीचू किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा, चीनी भाषा की उर्दू भाषा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है चीनी, लीची। चाहे लीचू बोले चाहे लीची बोले, ये अपना है चीनी भाषा का शब्द। तो ऑप्शन थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। तो आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद हम आपको बताते हैं लिपि के बारे में, और फिर लिपि से संबंधित बहुत सारे एमसीक्यू लगाते हैं, है ना। तो अभी अपन ने भाषा, बोली और विभाषा देखा था, उससे जुड़े हुए एमसीक्यू देखे हैं। अब हम आपको बताते हैं भाषा और लिपि क्या होती है। तो ध्यान से सुनिए, भाषा कुछ नहीं होती है, जो कुछ भी आप बोल रहे हो वो भाषा है, और उसी भाषा को जब लिख दिया जाता है तो वो कहलाती है लिपि। क्या कहलाती है? लिपि। इसकी परिभाषा भी हमने बताई है, ध्वनि वर्ण संकेतों की सहायता से विचारों का आदान प्रदान करने का माध्यम ही भाषा कहलाती है। और इधर देखें, ध्वनि वर्ण, यहाँ पर लिखित वर्ण, कैसे वर्ण? लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से विचारों का आदान प्रदान करने का माध्यम लिपि कहलाती। तो कुछ नहीं होता, जैसे हम बोल रहे, हमने बोला आ, तो आ एक भाषा है, और इसी आ को लिख दिया तो आ एक क्या हो गई? लिपि हो गई। अब लिपि को भी अपन थोड़ा दूसरा फैक्ट देखें तो भाषा श्रव्य और दृश्य दोनों होती हैं, लेकिन लिपि हमेशा दृश्य होती है, श्रव्य नहीं होती है। इसके बाद देखें, अगर अपन देखें संसार में 3 प्रकार की लिपियां होती हैं। तो ये हमने आपके लिए नोट्स तैयार किए हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण नोट्स हैं, इससे बाहर कुछ नहीं होने वाला। तो पहले अपन थोड़ा विस्तार से पढ़ें, फिर अपन एमसीक्यू लगाएं बहुत सारे। तो भाषा में 3 प्रकार की लिपि होती हैं, एक चित्रात्मक, ब्राह्मी लिपि और फोनेशियन लिपि। चित्रात्मक कहाँ अधिकांश यूज होती है? तो चीन, जापान और कोरिया देशों में। ब्राह्मी लिपि कहाँ यूज होती है? भारत, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व। तो ये क्वेश्चन आते हैं कि दक्षिण एशिया में किस लिपि का प्रचलन है? तो ये कौन सी है? ब्राह्मी। भारत में कौन सी लिपि सर्वाधिक यूज होती है? तो ब्राह्मी। इसके बाद देखें फोनेशियन, तो मध्य एशिया में, यूरोप में और अफ्रीका में। तो इनको आप ध्यान से नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कभी पूछे कि लिपि का क्रम कैसा है ना, कौन सी लिपि सबसे पहले आई थी? तो कौन सी लिपि? ब्राह्मी लिपि, इसके बाद गुप्त लिपि, इसके बाद नागरी लिपि, इसके बाद देवनागरी लिपि। तो ये भी आप याद रखिए। इसके बाद थोड़ा सा अपन लिपि के बारे में और चर्चा करें। ब्राह्मी लिपि कब आई थी? 5वीं सदी में। कब आई थी? 5वीं सदी में। इसके बाद कौन सी आई? गुप्त लिपि। इसके बाद कौन सी आई? नागरी लिपि। और नागरी लिपि को ही कितने भागों में बांटा गया? 2। एक आई पश्चिमी शाखा और एक कौन सी? पूर्वी शाखा। पश्चिमी शाखा क्या कहलाई? देवनागरी, जो 7वीं सदी में आई थी। और पूर्वी शाखा कहलाई उड़िया, बांग्ला और असमिया। तो ये अपन ने लिपि के बारे में देखा। अब किस भाषा की क्या लिपि होती है जी अपन थोड़ा समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा। किस भाषा की कौन सी लिपि होती है? तो हमने जी अच्छे से फैक्टों को कलेक्ट किया है, तो ध्यान से सुनना। हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली की लिपि क्या होती है? देवनागरी। और ये लिपि कैसी लिखी जाती है? लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट मतलब बाएं से
बाएं से दाएं। तो जी 4 भाषाएं हैं। तो क्वेश्चन आता है कभी कभी मराठी की लिपि क्या है, तो क्या है देवनागरी। पूछे संस्कृत की लिपि क्या है, देवनागरी। तो 4 भाषाओं की लिपि देवनागरी है, हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली। इसके बाद देखें जो रोमन लिपि है ये भी बाएं से दाएं लिखी जाती है, लेफ्ट टू राइट। तो जी किन किन भाषाओं की है, तो अंग्रेजी, रसियन और फ्रेंच की लिपि क्या है, रोमन लिपि। इसके बाद कुछ और लिए हमने महत्वपूर्ण तथ्य कि उर्दू, अरबी और फारसी की लिपि क्या है, तो जी फारसी है। ये भी कैसे लिखी जाती है, ये लिखी जाती है राइट टू लेफ्ट, मतलब कैसा, दाएं से बाएं, दाएं से बाएं, इधर से शुरू होता है लिखना, इधर ख़त्म होता है, लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। इसके बाद पंजाबी की लिपि क्या है, गुरुमुखी। और जी स्टैटिक जीके में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि पंजाबी भाषा की लिपि क्या है, गुरुमुखी, जो लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है। इसके बाद पूछे कभी जापान की लिपि क्या है, तो क्या है जापानी, जो कैसी लिखी जाती है, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। तो हमने जी आपको डिटेल में लिपि के बारे में बताया है। अब इससे जुड़े हुए कई अपन महत्वपूर्ण तथ्य लगाते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिपि से संबंधित जो परीक्षाओं में अधिकांश पूछे जाते हैं। तो चलते हैं। लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, आप सभी को पता है क्या कहते हैं, लिपि। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपको सेशन कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, तो एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिपि का अर्थ होता है, तो लिपि का अर्थ क्या होता है, तो कई बार स्टूडेंट गलत करते हैं, ध्वनि संकेतों का लिखित रूप ही लिपि नहीं कहलाता है। वर्ण लिखने की कला ही क्या होती है, लिपि। जैसे हमने ये कुछ लिखा तो ये बोल दिया तो भाषा और लिख दिया तो लिपि। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इस सेशन का काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भाषा और लिपि है। तो आपको पता है बोल देते हैं तो भाषा और लिख देते हैं लिपि, तो एक दूसरे के जी क्या होते हैं, पूरक। क्या होते हैं, पूरक। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस सेशन का, निम्न में से देवनागरी लिपि मूलतः है, तो देवनागरी लिपि कैसी है, तो ये अक्षरात्मक। कैसी है, अक्षरात्मक, ना कि चित्रात्मक, अक्षरात्मक। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि पढ़ाने में आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं, पढ़ने में भी मज़ा आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है, तो अभी बताया था देवनागरी लिपि का विकास हुआ था ब्राह्मी लिपि से, जो ऑप्शन ए में दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अधिकांश भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है, तो हमने बताया था सबसे पहले कौन सी लिपि आई थी, ब्राह्मी लिपि, और अधिकांश भारतीय भाषाओं का विकास भी ब्राह्मी लिपि से हुआ है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या है, तो अभी बताया था हमने सबसे पहले कौन आई, ब्राह्मी लिपि, फिर आई गुप्त लिपि, फिर आई नागरी लिपि, फिर आई देवनागरी लिपि, जो दिख रहा है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी अपना यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनागरी मूलतः किस भाषा की लिपि है, तो ये बताया था कि देवनागरी जो लिपि है ये किस भाषा की लिपि है, तो ये है संस्कृत की लिपि, जो आपको ऑप्शन बी में दिख रहा होगा। तो ऑप्शन बी अपना यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले आपको बता दें कि आपको सेशन कैसा लग रहा है, मज़ेदार लग रहा है, तो एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है, तो किस राज्य से, भारत में वर्तमान में देखें तो कितने राज्य हैं, 28, और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8। तो सबसे पहले किस राज्य से देवनागरी लिपि का विकास हुआ था, ये बताना है। तो किस राज्य में हुआ था, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, गुजरात में। तो गुजरात ऑप्शन सी में दिख रहा होगा, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो अभी बताया था गुजरात में, और गुजरात के राजा जयभट्ट ने 7वीं 8वीं शताब्दी में किया था, है ना। तो गुजरात के राजा जयभट्ट के एक शिलालेख में देवनागरी लिपि का उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन यहाँ पर अपना बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनागरी लिपि में कितने स्वर होते हैं, तो आपको पता है हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, 11। कितने स्वर होते हैं, 11, है ना। और कौन कौन होते हैं ये भी आपको पता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है अपना, ध्यान से सुनो, हिंदी भाषा के वर्ण किस लिपि में लिखे जाते हैं, तो आपको पता है हिंदी भाषा के जो वर्ण हैं वो किस लिपि में लिखे जाते हैं, देवनागरी। और देवनागरी आपको किस में दिख रहा है, ऑप्शन ए में, और ऑप्शन ए ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी अपना यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नांकित में से किस भाषा के वर्ण देवनागरी लिपि में लिखे जाते हैं? तो अभी देखा था, तो हिंदी के जो वर्ण होते हैं वो देवनागरी लिपि में लिखे जाते हैं, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस सेशन का, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो अभी बताया था हिंदी, मराठी, नेपाली और संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? मराठी, क्योंकि अंग्रेजी तो रशियन है, पंजाबी गुरुमुखी है ना, उर्दू की लिपि फारसी है, तो मराठी की लिपि क्या है? देवनागरी, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़वाली और कुमाऊनी किस लिपि में लिखी जाती हैं? तो जो गढ़वाली और कुमाऊनी ये जो बोलियां हैं ये किस लिपि में लिखी जाती हैं? तो ये लिखी जाती हैं देवनागरी लिपि में, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर इस सेशन का। अगला क्वेश्चन, देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो ये बताना है। तो देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? हिंदी भाषा की लिपि होना, सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ही ध्वनि के लिए एक संकेत होना, अनेक भारतीय भाषाओं की लिपि होना कि प्राचीन लिपि होना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत का होना, है ना, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनागरी लिपि के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है? तो कौन सा विकल्प गलत है तो बताना है। इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक होता है, सही है। इसमें जैसा उच्चारण होता है वैसा ही लिखा जाता है, ये भी सही है। इसमें शिरोरेखा का प्रयोग महत्वपूर्ण है। शिरोरेखा मतलब जैसे हमने जो लिखा नाम, तो नाम के ऊपर जो एक रेखा डाल दी इसे कहते हैं शिरोरेखा, है ना, ये भी सही है। यह लिपि खरोष्टी एवं ब्राह्मी की समकालीन है, तो ये गलत है ना, क्योंकि ब्राह्मी लिपि से कुछ और लिपियाँ बनी फिर अंत में देवनागरी बनी, तो ये समकालीन नहीं है। समकालीन मतलब उसी के समय इसका निर्माण हुआ क्या? तो नहीं हुआ, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। गलत पूछ रहा था तो गलत बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनना। देवनागरी लिपि के विषय में निम्नलिखित से कौन सा कथन गलत है? तो गलत बताना है। तो एक गलत क्या होगा? देखो, देवनागरी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है, तो यही पकड़ लो। देवनागरी लिपि हमने बताया था कैसी चलती है, लेफ्ट टू राइट, मतलब बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, तो जी ऑप्शन ए अपना गलत हो गया, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी आप सभी फैक्ट को पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको ध्यान रखना, यहाँ से कई क्वेश्चन आते हैं। देवनागरी लिपि सुधार समिति कब आई? 1947 में। किस राज्य के द्वारा? उत्तर प्रदेश। जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे नरेंद्र देव। कौन थे? नरेंद्र देव, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि के दोष निवारण के संदर्भ में पंचमा अक्षर के बदले अनुस्वार के प्रयोग का सुझाव किसने दिया था? तो किसने दिया था? जैसे आपको पता पंचमा अक्षर जो होते हैं ये क्या होते हैं? पंचमा अक्षर क्या होते हैं? ये पंचमा अक्षर, तो इनकी जगह अनुस्वार का प्रयोग, अनुस्वार एक बिंदी अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। तो ये सुझाव किसने दिया था? तो ये सुझाव दिया था बाबू श्याम सुंदर दास ने। जो ऑप्शन में दिख रहा है वो ऑप्शन ए में। तो ये पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, और ये कई बार पूछा गया कि पंचमा अक्षर के बदले अनुस्वार का प्रयोग होता है, लेकिन ये सुझाव किसने दिया था? बाबू श्याम सुंदर दास ने, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ से हमने आपको पूरा कम्प्लीटली देवनागरी लिपि से संबंधित जितने क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो सभी बता दिए हैं। तो हमने भाषा, बोली, विभाषा, लिपि, इन सभी तथ्यों को आसानी से समझा, MCQ लगाई। तो आपको वीडियो कैसी लगी तो एक बार लाइक करें, क्योंकि एक लाइक आपका हमें बहुत मोटिवेट करता है, और चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलते हैं, मिलते हैं, धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, है ना। वर्ल्ड हिस्ट्री रात 8 बजे।